हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वापस स्वागत है आप लोगों का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेलमेंट और बेलर और बेली के बारे में पढ़ा था। तो बेलमेंट अपना एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ दैट बेलमेंट कंटिन्यूस, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो देखिए, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है बेटा, उसको भी बेली माना जाता है और उसको भी प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। सर, ही हैज ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली। तो ही इज treated as bailey. Hence, all duties of bailey are applicable. तो ये भी बेली है और सारी ड्यूटीज बेलमेंट की इसके ऊपर लगेंगी। सबसे इंपॉर्टेंटली, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स को संभाल के रखने की, उसका रीजनेबल केयर करने की इसकी ड्यूटी है बेटा। अगर ये प्रॉपर केयर नहीं करेगा और गुड्स लॉस्ट हो जाएंगी तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। आपको याद होगा, एक एग्जांपल में डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति बार्बर शॉप में गया बाल कटाने के लिए और उसने अपना कोट वहां पे रख दिया। उसमें गोल्ड का ब्रोच लगा हुआ था और जो बेली था, दैट इज द शॉप ओनर, वो बाद में कोट भूल गया। अपना जो कस्टमर था, शॉप ओनर को मिला, उसने उसे ड्रॉर में रख दिया ब्रोच को, और ड्रॉर में से बेटा वो चोरी हो गया, गायब हो गया। तो इस केस में बेली जिम्मेदार है, मतलब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जिम्मेदार है। उसको प्रॉपर केयर करनी चाहिए थी। उसने खोई हुई चीज को फिर खो दिया। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेली। अब देखिए, एक सेक्शन है 168। ये पॉइंट बेटा बुक में नहीं लिखा है, मैंने अलग से डिस्कस किया आपके साथ। नाउ जो बुक में लिखा है, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो एक तो देखिए जो एक्सपेंस इसके हुए, एक्सपेंस टू प्रिजर्व द गुड्स and to find the true owner. So he can recover such expense. He can recover such expense if bailor यानी owner refuses to pay. He can retain the goods, but cannot sue the owner. क्योंकि जो एक्सपेंस हुआ था वो इसने वॉल्यूंटरली किया था। ओनर ने तो नहीं कहा था खर्च करने को। सर, किसी की कोई चीज खो गई, then somebody else found that. Or after finding that, he took those goods in his possession. So the case of finder of lost goods will apply to this situation. Now, number one, he has the duties of bailey. Number two, अब उसने voluntarily उन goods पे कुछ expense किया to preserve those goods, या फिर he spent some money to find out the true owner, और इस सब में उसका कुछ एक्सपेंस हुआ बच्चों। तो ही हैज राइट टू रिकवर सच एक्सपेंस। जो एक्सपेंस उसने रीजनेबली किया है वो उसको रिकवर करने का हक रखता है, लेकिन दिस राइट इज ए इंफीरियर राइट। दिस राइट इज एन इंफीरियर राइट। ही कैन नॉट स्यू द ओनर फॉर रिकवरी। However, if owner refuses to pay, he can retain the goods. So ये सिचुएशन है बच्चों। और बेटा,
if owner has declared any specific reward to find out the goods, तो ये सुपीरियर राइट है, ये इंफीरियर नहीं है, और इसके लिए ही कैन बी स्यूड। इस बात के लिए सूट फाइल हो सकता है, इसकी रिकवरी का लीगल राइट है, रिटेन भी कर सकता है और स्यू भी कर सकता है। तो देखिए लिखा है द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू स्यू द ओनर फॉर compensation of trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner। तो मित्रों, finder has no right to sue for trouble and expense जो preserve करने में हुआ और ढूंढने में, sue नहीं कर सकता, but he may retain the goods until he receives such compensation। तो उसके लिए वो रिटेन कर सकते, तो ये पूरी कहानी है। और दूसरा लिखा है वेयर द ओनर हैज ऑफर्ड ए स्पेसिफिक रिवॉर्ड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स लॉस्ट, द फाइंडर में स्यू फॉर सच रिवॉर्ड। तो ये राइट बच्चों सुपीरियर राइट है, और इसके लिए वो रिटेन भी कर सकता है और स्यू भी कर सकता है। एनालिसिस में भी बेटा वही बात दोबारा लिखी है, the finder of lost goods can ask for reimbursement of expenses। तो जो भी उसका एक्सपेंस हुआ है फॉर प्रिजर्विंग एंड सर्चिंग द ओनर, वो उसके लिए रीइंबर्समेंट मांग सकता है, स्यू नहीं करेगा। इफ रियल ओनर रिफ्यूजेस ही कैन नॉट स्यू बट रिटेन द गुड्स। फर्दर रियल ओनर हैज अनाउंस्ड एनी रिवार्ड, तो फिर वो रिवार्ड का भी उसका हक है बेटा। एंड द राइट टू कलेक्ट रिवार्ड इज प्राइमरी एंड सुपीरियर राइट, इवन मोर देन राइट टू सीक रीइंबर्समेंट। तो ये वाला राइट सुपीरियर है, इसके लिए स्यू हो सकता है, रिटेन हो सकता है, बट एक्सपेंसेस जो उसने वॉल्यूंटरली किए हैं बेटा, उसके लिए सिर्फ रिटेन कर सकता है, स्यू करने का राइट नहीं है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सर क्या फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स इन गुड्स को सेल कर सकता है? तो देखिए जनरली वो सेल नहीं कर सकता, उसके पास क्योंकि ओनरशिप नहीं है तो सेल नहीं कर सकता। सेक्शन 169 है सेल ऑफ गुड्स बाय फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। तो देखिए रूल नंबर 1, जनरली ही कैन नॉट सेल द गुड्स। नंबर 2, ही कैन सेल द गुड्स, नंबर 1, इफ गुड्स आर पेरिशेबल and they are in the danger of being perished, if his expense exceeds 2/3 of value of goods। तो इन दो सिचुएशंस में जो मेरा फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स है, ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स, अदरवाइज वो नहीं बेचेगा बेटा। तो देखिए लिखा है कि when a thing which is commonly subject of sale, मतलब जो चीज जनरली बिका करती है, if lost and owner cannot be found, or if he refuses to pay the lawful charges, ठीक, the finder may sell such goods। Number 1, when the thing is in danger of perishing या losing greater part of its value, तो गुड्स पैरिश हो रही, खराब हो रही है या उसकी वैल्यू खत्म हुए जा रही है, और लॉफुल चार्जेस और लगाए, इन दो में से कोई एक, और व्हेन लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, उसका चार्ज 2/3 या उससे ज्यादा होगा। तो देखिए लिखा है फाइंडर
दो हैज नो राइट टू सेल द गुड्स इन नॉर्मल कोर्स। तो नॉर्मल कोर्स में फाइंडर के पास गुड्स को बेचने का राइट नहीं है, बट ही मे सेल द गुड्स इफ रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड और he refuses to pay the lawful charges subject to two conditions। नंबर 1, या तो आर्टिकल पैरिश हो रहा हो या फिर वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा हो, और दूसरा लॉफुल चार्जेस 2/3 या उससे ज्यादा हो रहे हो, देन द फाइंडर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। अदरवाइज बच्चों फाइंडर कैन नॉट सेल द गुड्स, उसको बेचने का हक नहीं है। सर नेक्स्ट, पर्टिकुलर लीन, सॉरी, और जनरल लीन। सेक्शन 170 और सेक्शन 171। पर्टिकुलर लीन सर जहां पर कोई गुड्स, हमने देखिए शायद पहले भी इसको डिस्कस किया था, और पर्टिकुलर लीन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे गुड्स हैव बीन गिवन ऑन बेलमेंट एंड द बेली हैज एक्सरसाइज्ड सम स्किल और लेबर ऑन दोज गुड्स एंड द बेलर रिफ्यूजेस टू पे हिज चार्जेस, देन बेली कैन रिटेन सच गुड्स। लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन। सर हम उसको रोक सकते हैं, गुड्स की डिलीवरी नहीं देंगे, दैट इज कॉल्ड लीन। तो इन केस ऑफ पर्टिकुलर लीन, जहां पर बेली ने कोई सर्विसेज करी हैं या फिर कोई उस पर लेबर एक्सरसाइज करी है, तो राइट टू रिटेन है फॉर हिज रेम्यूनरेशन, राइट। तो देखिए बेली हैज exercised, his skill or applied some labor on goods bailed as per contract। काम उतना ही करना है जितना कॉन्ट्रैक्ट में था। तो फॉर हिज रेम्यूनरेशन he can retain such goods, and this rule is बच्चों subject to contract to country। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि लीन नहीं होगा तो लीन नहीं होगा। तो सर यहां पर पर्टिकुलर लीन क्यों कहा गया? क्योंकि यू कैन रिटेन ओनली दोज गुड्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड लेबर। तो ओनली गुड्स ऑन विच he has worked can be retained। दूसरी गुड्स को आप रिटेन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट रिटेन अदर गुड्स। मतलब सर, मतलब बेटा ये कि अगर कोई दूसरी गुड्स है उसी व्यक्ति की, तो दे कैन नॉट बी रिटेन्ड। सपोज करिए कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उस क्लाइंट का 2018-19 का मैंने ऑडिट किया। ऑडिट करने के बाद उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट थी वो मेरे पोजीशन में थी बच्चों, क्योंकि ऑडिट किया मैंने और मैंने इसका ऑडिट करा। तो आई हैव अप्लाइड माई स्किल एंड लेबर ऑन सच बुक्स। देयर आफ्टर क्या हुआ, उसने कहा कि भाई साहब फीस मैं आपको अगले महीने दे दूंगा, और वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी ले गया, बैलेंस शीट भी ले गया और बुक्स ऑफ अकाउंट भी ले गया। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, फीस नहीं दी। 2-1 बार मैंने उसको बोला भी तो बेटा वो टालता रहा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, अभी लॉकडाउन हो गया, ये वो। एनीवे अब 2019-20 में वो फिर आया, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट रख गया मेरे पास। अब की बार मैंने ऑडिट करा ही नहीं, अब की बार मैंने ऑडिट करा ही नहीं, बुक्स रख ली। 8-10 दिन बाद फिर आया, बोला वो ऑडिट हो गया मेरा। हमने कि भाई साहब ऑडिट तो किया नहीं हमने, पहले पिछली फीस दो तो इसका ऑडिट करेंगे। कह रहा मेरी बुक्स वापस कर दो, पिछली फीस नहीं दे रहा,
और कह रहा है मेरी बुक्स वापस कर दो, तो देखो मेरे पास तो जनरल लीन है सर, मेरे पास कोई स्पेशल पर्टिकुलर लीन है, जनरल लीन तो है ही नहीं। जनरल लीन सिर्फ 5 लोगों के पास होता है, पीछे भी किया था, अभी फिर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आई कैन नॉट रिटेन दीज बुक्स, क्योंकि आई हैव वर्कड ऑन दीज बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मैं सिर्फ इसको रिटेन कर सकता था, और जब मैंने वो दे दी, स्यू कर सकता हूं, फॉर माई फी आई कैन स्यू हिम, वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरा चार्जेस लीगल है, सब काम सही है, तो आई कैन स्यू हिम। लेकिन बच्चों, आई कैन नॉट रिटेन द गुड्स ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉर द आउटस्टैंडिंग फीस ऑफ अर्लियर ईयर। दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल लीन। You can retain only those goods on which you have worked, of which remuneration has not been paid. So particular lien is a lien to hold particular goods, to retain particular goods. Even if the same person has built some other goods on which you have not worked, you cannot retain those goods. 1920 books can be retained for the outstanding fees of 1920, not of 1890. Okay. So this is particular lien, और ये सबके पास होता है। All the bailees have this right, जहां पर रेमुनरेशन की बात हुई, ठीक है। तो बेटा सेक्शन 170 अगर हम रीड करें तो लिखा है वेयर द बेली हैज in accordance with the purpose of the contract, purpose of the bailment as per contract, rendered service, जिसमें उसने अपनी स्किल और लेबर लगाई है, for goods bailed, he has in the absence of contract to contrary a right to retain such goods. Sir, he can retain कहाँ गया, he can retain such goods फॉर हिज रेमुनरेशन, ठीक है, और जब तक नहीं मिल जाता बच्चों। नाउ एग्जांपल दिया है, ए ने एक रफ डायमंड दिया बी को, जो कि ज्वेलर है, टू बी कट एंड पॉलिश्ड, तो बेटा बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द डायमंड टिल ही इज पेड फॉर द सर्विस। एग्जांपल 2, क्लोथ दिया है टेलर को कोट बनाने के लिए। अब इसमें देखिए एग्जांपल 2 में बड़ी मजेदार बात करी उन्होंने, B promises A to deliver the coat and to give a 3-month credit. तो उसने ये तय करा है कि वो 3 महीने का उधार देगा। Now can he retain the coat? Answer is no, क्योंकि as per agreement कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 3 महीने की उधार दूंगा, तो कोट की डिलीवरी करो भैया, 3 महीने की उधार दो, उसके बाद फिर रिटेन कैसे करोगे, तुम तो पहले डिलीवर कर चुके। तो ये सिचुएशन अलग हो गई। Analysis. In accordance with purpose of bailment, if bailee by his skill and labor improves the goods, ठीक है, he is entitled to remuneration. Towards remuneration, bailee can retain the goods. Such right of retention is particular lien. He does not have the right to sue. अगर lien exercise करेगा तो sue नहीं करेगा। और बेटा अगले पैरा में लिखा है, अगर डिलीवरी कर दी है तो he has right to sue. इस केस में अगर मैं बुक्स की डिलीवरी कर चुका हूं तो आई कैन स्यू हिम, और अगर गुड्स रोकूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट रोक लूंगा, तो स्यू नहीं कर पाऊंगा। और बेटा अगर पर्टिकुलर लीन वेव कर देगा तो वेव हो जाएगा, और अगर काम टाइम से पूरा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वेवर हो जाएगा। फिर बेली की गलती हो गई ना, तो उस केस में उसका जो लीन का राइट है वो समाप्त हो जाएगा, फिर ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ जनरल लीन। जनरल लीन का मतलब है, देखिए एक तो ये सिर्फ 5 लोगों पे होता है, बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, और कौन सा था बेटा, पॉलिसी ब्रोकर, हैव जनरल लीन। इन लोगों के पास जनरल लीन है, मतलब एनी गुड्स ऑफ ए पर्सन कैन बी रिटेन फॉर देयर लॉफुल ड्यूज।
तो सर जनरल लीन में इसका ये मतलब है कि कुछ भी रिटेन हो सकता है. पर्टिकुलर लीन में आई कैन रिटेन ओनली दोज गुड्स ऑन विच आई हैव वर्कड. बट इन केस ऑफ जनरल लीन आई कैन रिटेन एनी गुड्स ऑफ अदर पर्सन फॉर माई ड्यूज. राइट. सो देखिए लिखा है कि बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, अटॉर्नी, पॉलिसी ब्रोकर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यहां पर भी है, रिटेन ए सिक्योरिटी फॉर ए जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट. मतलब उस गुड्स में और अकाउंट में, ड्यूज में कोई लिंक नहीं है, फिर भी रोक सकते हैं. बट नो अदर पर्सन है दिस काइंड ऑफ राइट ऑफ लीन. सर जब तक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी और पे अधिकार नहीं होगा. सर अगले पेज पे एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे बैंक है और सपोज ए ने बैंक से 500 रुपए बोरो किए विदाउट सिक्योरिटी. ओके, बैंकर पे तो जनरल लीन है. अब ए ने 500 रुपए बोरो करे विदाउट सिक्योरिटी, सब्सिक्वेंटली उसने 1000 रुपए और बोरो करे, अब की बार ज्वेलरी की सिक्योरिटी दी, तो बैंक 1000 रुपए के लिए तो ज्वेलरी रख ही सकता है, उस 500 रुपए के लिए भी रख सकता है, बिकॉज बैंक एंजॉयज द राइट ऑफ जनरल लीन. तो बैंक का जो अधिकार है बच्चों, वो क्योंकि जनरल लीन है, तो बैंक उस 500 रुपए के लिए जिसकी सिक्योरिटी नहीं थी, उसके लिए भी उन ज्वेलरी को रोक सकता है, रख सकता है. ठीक है बेटा. उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट किया है इन्होंने. तो जनरल लीन सेक्शन 171 है. राइट. जनरल लीन में यू कैन कीप पोजीशन बिलोंगिंग टू अदर्स अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट. जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं होता है, एग्रीमेंट से होता है. सर इन पांचों का तो ऑटोमेटिक है, बाकी किसी का है तो एग्रीमेंट से होगा. और इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट और लेबर एंड स्किल, वो वाली बात ही नहीं है. और सिर्फ स्पेसिफाइड लोगों के पास जनरल लीन है, रिमेनिंग के पास एग्रीमेंट से आ सकता है बच्चों. पर्टिकुलर लीन सेक्शन 170 है. पर्टिकुलर लीन में स्पेसिफिक गुड्स रोक सकते हो, पर्टिकुलर लीन ऑटोमेटिक होता है. सर आपने गुड्स पे काम किया, कोई एग्रीमेंट, यू हैव राइट ऑफ लीन. और लेबर स्किल इन्वॉल्व होना जरूरी है. बेली के पास है, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स के पास है, प्लेजी जिसके पास प्लेज किया हुआ है, प्लेज अगला टॉपिक है. अनपेड सेलर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उस पे भी था. एजेंट, पार्टनर, ये सब लोग पर्टिकुलर लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं और गुड्स को सर रिटेन कर सकते हैं फॉर देयर रेम्यूनरेशन. चलिए, दिस इज ओवर जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन. सो बहुत ही आसान है, कोई खास बात नहीं है मुझे. अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेज. प्लेज का मतलब देखिए शपथ लेना नहीं है, वो भी प्लेज होती है. और लाइक वो डॉक्टर्स लेते हैं ना, हिप्पो क्या होता है, हिपोक्रेटिक प्लेज होती है, यानी क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता. प्लेज का मतलब है कि जहां पे गुड्स आर डिलीवर्ड ऑब्वियसली बाई वन पर्सन टू अनदर as security for performance of a promise or repayment of debt. सर जी प्लेज को हिंदी में गिरवी कहा जाता है. I think spelling is fine. सर गिरवी, गिरवी कहीं पे शायद एक बिंदी भी लगेगी, डॉट भी लगेगी, गिरवी, मेरे को सही से नहीं पता बच्चों, बट प्लेज इज ओके. PLEDGE प्लेज. तो प्लेज इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ बेलमेंट, क्योंकि गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज एंड आफ्टर अकम्प्लिशमेंट वापस होगा. राइट. तो ये प्लेज का एग्जांपल हो गया. सर जी प्लेज किस बात के लिए होगा, गुड्स की जो डिलीवरी होगी, एक तो गुड्स होनी चाहिए, दूसरा उसकी डिलीवरी होनी चाहिए.
यानी पोजीशन ट्रांसफर कर देंगे दूसरे व्यक्ति को, और एज सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस और फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट। ये प्लेज होती है बच्चों। तो गुड्स मस्ट बी ऑब्वियसली इन एग्जिस्टेंस, गुड्स ही हो सकती हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज नहीं होता। इमूवेबल का सर प्लेज नहीं होता, उसका मॉर्टगेज होता है। मॉर्टगेज हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में होगा। तो फिलहाल गुड्स की डिलीवरी दे दी गई दूसरे व्यक्ति को, पोजीशन दे दिया गया कि भाई आप रख लो, एज सिक्योरिटी रख लो, हम इसका पेमेंट करेंगे लोन का, या फिर जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो जाएगी, इस बात के लिए दिया गया है। तो ये प्लेज कहलाता है। सर जैसे लोन लिया और किसी ने अपनी ज्वेलरी प्लेज कर दी, तो ज्वेलरी की डिलीवरी दे दी लेंडर को, लेंडर ने ज्वेलरी संभाल के रख ली और उसको पैसा दे दिया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेज। सर ऐसी परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस के लिए भी हो सकता है कि आपने मुझसे कोई प्रॉमिस किया कि आप कोई काम करोगे, अब मुझे लगता पता नहीं करोगे नहीं करोगे, मैंने एडवांस भी दे दिया, तो हो सकता है मैं आपसे कुछ गुड्स प्लेज रखवा लूं, आप भी तय होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और आप उस गुड्स को मेरे को डिलीवर कर दिए कि सर ये रख लो, मोबाइल दे दिया आपने अपना, कुछ और दे दिया अपना, और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। ठीक है बेटा, तो देखो लिखा है बेलमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट or performance of promise is called pledge. So this is a specific kind of bailment. तो ये pledge हो गया बच्चों, और दो पार्टीज हैं, जो pledge करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लेजर नहीं बोलेंगे सर, वो है पॉनर, और जिसके पास pledge करेंगे वो है पॉनी। तो सपोज करिए एक बंदा था जिसका नाम था बिरजू, बिरजू ने लाला से लोन लिया, लाला ने इसको लोन दिया, पैसा दिया, और इसने अपनी माँ, बिरजू की माँ जो थी, उनके सर कंगन, ऑर्नामेंट्स ही कह लो, वो इसको लाला को दे दिए, डिलीवरी कर दी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेज। ये पॉनर है और ये बच्चों पॉनी है, ये बेली है, ये बेलर है, और दोनों के वही ड्यूटीज चलेंगे, राइट्स चलेंगे। और क्योंकि प्लेज एक स्पेसिफिक बेलमेंट है तो थोड़ी चीजें डिफरेंट भी हैं बेटा। एनालिसिस किताब में लिखा है प्लेज इज ए वैरायटी, ए स्पीसी ऑफ, एक विशेष प्रकार का बेलमेंट है। इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट या प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए। जो प्लेज करेगा प्लेजर या पॉनर कहेंगे, बेली को प्लेजी या पॉनी कहेंगे। देयर इज नो चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप थोड़ी जा रही है बेटा, इसको तो रखने को दिया है, सिक्योरिटी दिया हमने, और प्लेजी इसको बेचेगा नहीं, स्पेशल केस में बेच सकता है, वो आगे डिस्कस होगा बच्चों। एग्जांपल है कि इसने इसे लोन दिया, ज्वेलरी इसने प्लेज करी, तो बी, सर मेरे केस में पॉनर, अच्छा यहां पे भी ये बस ए कर दिया उन्होंने, और ठीक है। तो देखिए स्पेशल काइंड इसेंशियल्स में बताया हुआ है, और इसेंशियल्स आर सिंपल। देखिए नंबर 1, देयर शेल बी बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी, ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज ऑलवेज गुड्स, हम गुड्स को ही प्लेज करेंगे। गुड्स प्लेज शेल बी इन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टिंग चीज का प्लेज कैसे होगा बच्चों, और डिलीवरी होगी, उसको डिलीवर करना जरूरी है, बिना डिलीवरी के नहीं हो सकता। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों पॉनी के राइट्स, तो ये आप पढ़ लोगे बताओ, चलो तो इसको आप ट्राई करिएगा, और फिलहाल इतना ही रखते हैं बेटा। प्लेज तक की हो गई डेफिनेशन, पॉनी पॉनर दोनों के राइट्स और ड्यूटीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और आई थिंक ये यूनिट अपना कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एक नहीं तो 2 क्लास लग जाएंगी, वैसे कोशिश करूंगा एक में करा दूं। तो छोटा ही है बस, प्लेज हो जाएगा, बेलमेंट एंड प्लेज इस यूनिट का नाम है, फिर एजेंसी शुरू करेंगे यूनिट 3। फिलहाल इतना ही बेटा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते।